हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पवने। पवनों के अंदर हमने पवनों की स्थायी और अस्थायी पवने पढ़ रहे थे। स्थायी पवनों के अंदर हमने परिप्रशांत जो मंडल है उसकी हवाएं पढ़ी, पछुआ पवन जिसको कहते हैं, व्यापारिक पवन पढ़ी, पछुआ पवन पढ़ी, ध्रुवीय पवन पढ़ी। उसके बाद में हमने अस्थायी प्रकार की जो पवनें हैं जो दाबांतर के कारण निर्मित होती हैं, उन पवनों में हमने दो प्रकार के जो पवनें देखी हैं। अस्थायी में एक बार इससे जुड़ जाते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। अस्थायी पवनें हैं, उसके अंदर हमने दो प्रकार की पवनें पढ़ी, एक तो सामयिक पवनें और एक हमने बात की थी असामयिक पवनें की। कौन सी? असामयिक। अस्थायी प्रकार की पवनें हैं, ठीक है, जिसमें सामयिक पवनें और असामयिक पवनें हैं। सामयिक के अंदर हमने चर्चाएं कर ली हैं, जिसमें सामयिक अस्थायी जो प्रकार की पवनें हैं, इसके अंदर हमने कौन कौन सी पवनों की बात की। एक तो ऋत्विक पवनों की बात की, ऋत्विक पवनें हैं, और दूसरी जो पवनें हैं इसकी वो पवनें हैं दैनिक पवनें। कौन सी पवनें हैं? दैनिक पवनें, ठीक है। ऋत्विक पवनें हैं, उसके अंदर हमने बात कर ली थी कि एक तो होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, इसकी हमने बात कर ली, और एक होती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। ऋत्विक पवनों को पढ़ लिया है, कैसे ऋतुओं के अनुसार ये पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं और समय के अनुसार ये चलती हैं, जिससे भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में मानसून का प्रभाव रहता है। ये बात हमने कर ली। फिर हमने दैनिक पवनों की चर्चा करी, तो दैनिक पवनों में हमने दो प्रकार की पवनें देखी हैं, जिसमें एक तो है स्थल व जल समीर, स्थल व जल समीर, ठीक है, और एक पवन है यहाँ पे घाटी व पर्वतीय समीर, ठीक है। यहाँ पर ये दो प्रकार की पवनें हैं जिसमें हम दैनिक पवनों की बात करते हैं। एक तो स्थल व जल समीर है और एक घाटी व पर्वतीय समीर है, ठीक है। यहाँ पे असामयिक अनुसार हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे। एक बार हम सामयिक के दृष्टि से देखते हैं कौन कौन सी पवनें हैं। यहाँ पे ऋत्विक पवनें जिनकी हमने चर्चाएं कर ली है। दैनिक पवनों के अंदर हम स्थल व जल समीर की बात कर रहे थे। स्थल जल्दी ही गर्म हो जाता है, हमने ये चर्चाएं कर ली थी। अब इसी को लेकर वापस रिपीट कर रहा हूँ, और इस पवन को पढ़ते हुए हम घाटी व पर्वत समीर को अब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने चर्चा की कि जो ये जल समीर और स्थल समीर है, ये दिन के समय और रात के समय, जब 24 घंटे का एक दिन होता है, रात और दिन, उसमें अपनी दिशा को पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेती हैं। 12 घंटे दिन में इनकी दिशा अलग होती है, रात्रि में इनकी दिशा अलग होती है। दिन के समय इनकी जो दिशा होगी वो दिशा, ध्यान से सुनना, जब तापमान होगा दिन में, तो तापमान के कारण स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के कारण जलीय भाग भी गर्म होता है, लेकिन जलीय भाग को गर्म होने की प्रवृत्ति होती है वो धीमी होती है। धीरे ही तो गर्म होता है, धीरे ही ठंडा होता है जल। तो याद रखना, दिन के समय स्थल मंडल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जल्दी गर्म होने का मतलब, दिन में जल्दी गर्म होने का मतलब तापमान ऊंचा है स्थल पर। दिन के समय तापमान ऊंचा कहाँ पर है? स्थल भाग पर है, और स्थल भाग पर ऊंचा तापमान है, इसका मतलब स्थल भाग पर वायुदाब कैसा होगा? कम वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब होगा। यानी निम्न वायुदाब का केंद्र दिन में कहाँ बना? स्थल पर बना। अब जलीय क्षेत्र की बात करते हैं, यानी विश्व के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। हम इन पवनों को पढ़ा तो इनको भी हमें एक साथ इस स्थल और जल के रूप में हम देखते हैं। तो जलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दिन या ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में भी देख सकते हो। रात्रि को शीत ऋतु मान लो और ग्रीष्म ऋतु है उसको दिन मान लो। तो ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें कैसी चलती हैं? दक्षिण पूर्वी चलती है ना, जल से स्थल की ओर चलती है ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में ये पवन चलती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, यानी स्थल से जल की ओर चलती या नहीं चलती। तो ऐसे ही दिन रात की पवनें हैं। दिन में तो वो पवनें हैं वो जल से स्थल की ओर चलेंगी, यानी उच्च वायुदाब का केंद्र जल में होगा,
और निम्न वायुदाब का केंद्र स्थल पर होगा दिन के समय। रात्रि के समय इसके विपरीत दिशा हो जाती है। रात्रि में स्थल जो भाग है वो भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, यानी तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जलीय क्षेत्र रात्रि में धीरे धीरे ठंडा होता है, इसका मतलब वहाँ पे तापमान अभी भी बना हुआ है, तो उस क्षेत्र में निम्न तापमान है। तो रात्रि के समय स्थल से जल की ओर पवनें चलना स्टार्ट हो जाती, तो इनके विपरीत दिशा में आप देख सकते हो। ठीक है, ये बात है स्थल समीर और जल समीर की। ठीक, इसके बाद में हम एक कुछ फैक्ट है वो स्थल व जल के रूप में हम देखते हैं। कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे स्थल समीर और जल समीर के। यहाँ पर स्थल व जल की बात करें तो स्थल जो समीर है उसकी अपेक्षा, स्थल समीर की अपेक्षा स्थल, कुछ फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखना आप भी। फैक्ट हैं स्थल समीर की अपेक्षा जल समीर प्रभावी होती है। क्या होती है? प्रभावी होती है या प्रबल होती है। जल समीर अति प्रबल होती है, अति प्रबल होती है। ये फैक्ट है। आप लोग जब नेट की तैयारी करते हो तो इस प्रकार के सेंटेंस ही आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में, कि यहाँ पर जब आप स्थल और समीर के रूप में आप उनमें कंपेयर करोगे, अंतर रखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी पवन है वो प्रबल है, कौन सी पवन प्रबल नहीं है। तो यहाँ पे जब कहें कि ग्रीष्म काल में हम बात करें, ग्रीष्म काल में दूसरा फैक्ट है, ग्रीष्म काल के अंदर हम बात करें, गर्मियों की ऋतुओं में बात करें, तो जल समीर जो है वो महाद्वीपों के आंतरिक जो भाग हैं या भीतरी भाग जो है महाद्वीपों के, वहाँ तक उष्ण जो क्षेत्र हैं या मध्य अक्षांश है, वहाँ उन क्षेत्रों में बात करें तो भीतरी भागों तक प्रवेश कर जाती हैं। तो इसके हम देख सकते हैं, यानी अधिक भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, अधिक भीतरी भाग तक। महाद्वीपों के, ठीक है, अधिक भीतरी भाग तक महाद्वीपों के भीतरी भाग तक प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, प्रबल होने के कारण ही करती हैं। ठीक है, यहाँ पर यूं कहें कि जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इनकी प्रबलता ज़्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बात करें तो जल समीर जो है, जल समीर महाद्वीपों के भीतरी भागों में, महाद्वीपों के भीतरी भागों में यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 50 से 75 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर जाती है, किलोमीटर तक प्रवेश कर जाती हैं और वर्षा लाती हैं। ठीक है, यहाँ पर। और मध्य अक्षांशों की बात करें, जल समीर की ही चर्चा कर रहा हूँ। जल समीर है वो मध्य अक्षांश जो है क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के ऊपरी भाग, मकर रेखा के दक्षिणी भाग की बात करें तो मध्य अक्षांश जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंध वाले, इन अक्षांशों में इनकी जो तीव्रता है, इनकी जो प्रबलता है जल समीर की, वो कम हो जाती है। तो ये महाद्वीपों के भीतरी भाग तक केवल 10 किलोमीटर से और 40 किलोमीटर अंदर तक ही प्रवेश करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्थल और जल समीर के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे बात करें स्थल समीर की अपेक्षा जल समीर प्रबल होती है, ये बात आप ध्यान में रखना है, अति प्रबल होती है। यहाँ पे ग्रीष्म काल है, उसमें जो महाद्वीपों के भीतरी भागों की बात करें तो जल समीर अंदर तक चली आ जाती हैं। और इसमें भी उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध होते हैं, जिनमें उष्ण कटिबंध की अगर बात करें तो इस उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में जो जल समीर है वो जो महाद्वीपों के भीतरी भाग है वो उसके अंदर 50 से 75 किलोमीटर भीतर तक चली आती हैं। ठीक है, और मध्य अक्षांशों की बात करें तो 10 से 40 किलोमीटर तक ही प्रवेश कर पाती है मध्य अक्षांशों में, वहाँ पर इनकी तीव्रता कम रहती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र में हम बात करते हैं। ये तो हो गई आपकी स्थल समीर और जल समीर की बात। ठीक है, अब बात करेंगे हम घाटी व पर्वतीय जो समीर है उसकी बात करेंगे। अगली जो पवने हैं
वो पवनी कौन सी है? घाटी और पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, ध्यान से समझना इसको भी। ये जो समीर है, जैसे मानो दो पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है? दो पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये तो पर्वतीय चोटी है, ये घाटी है। ध्यान देना, ये तो क्या है? घाटी, और ये है पर्वतीय क्षेत्र। एक बार इसको समझ लो। यहाँ पर ये सूर्य की स्थिति है। क्या है? सूर्य की स्थिति, यानी दिन की अवस्था है। क्या है? ये दिन की अवस्था है। चट्टानी भाग को जल्दी गर्म कर देता है। जो यही तो पढ़ा है, स्थल भाग को जल्दी गर्म कर देगा, जल्दी ठंडा कर देगा। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इस सूर्य से आने वाली किरण है, इस किरण को यहाँ तक आने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। यानी ये दूरी क्या है? कम दूरी। पर्वत की चोटी है, उस चोटी तक पहुँचते यानी इसको कम दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि इस किरण की हम अगर घाटी की तली की बात करें तो इस घाटी तक इसको आने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो उसकी उष्मा जो है वो रास्ते में ही खर्च हो जाती है। तो इस भाग की एवज में, यानी इस घाटी की एवज में, इस भाग को ये जल्दी गर्म कर देगा। यानी यहाँ की चट्टानों को क्या कर देगा? जल्दी गर्म कर देगा। तो यहाँ तापमान कैसा हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और ऊंचा तापमान का मतलब वायुदाब कैसा होता है? निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है दिन के समय में। समझ गए बात? ये घाटी है, घाटी में तापमान नीचा रहता है, और नीचा तापमान रहता है तो वायुदाब कैसा होता है? ऊंचा होता है। ध्यान देना, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो दिन के समय इस घाटी से, इस ढाल के सहारे हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इस ढाल से हवाएं, यानी इस अवस्था में घाटी से पर्वत की चोटी की ओर चलने वाली हवा, जिसको क्या कहेंगे? घाटी समीर। क्या कहेंगे? जिसको घाटी समीर कहते हैं, इसको कहेंगे घाटी समीर। समझ गए बात? यानी दिन के समय ये कंडीशन बनती है। यूँ कह सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो चलने वाली ये हवाएं हैं, ये रात्रि और दिन के समय चलती हैं। ये पूर्णतया अपनी विपरीत दिशा रखती हैं। दिन में ऐसे चलेंगी तो रात्रि में ऐसे चलेंगी। यहाँ पर भी देख लो एक बार। यहाँ पे अगर रात्रि का समय है, चंद्रमा का समय है, तो इस कंडीशन में ये भाग है, ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ये भाग है घाटी वाला, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यानी यहाँ पे तापमान बाद लेट तक पहुँचता है। तो इस क्षेत्र में ये जो भाग जल्दी ठंडा होगा, इसका मतलब तापमान यहाँ पे कम है, वायुदाब यहाँ पे क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। और यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है रात्रि में। तो हवाएं हैं वो ऊंच पर्वतीय चोटी से घाटी की ओर चलना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन बनेगी। वो कंडीशन यहाँ पे प्रतिलोमन की स्थिति भी बनती है। यहाँ पर जो अधिवास क्षेत्र हैं वो कृषि क्षेत्र भी नहीं कर सकते इन घाटी वाले क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोहरे का निर्माण हो जाता है प्रतिलोमन की अवस्था में। इन क्षेत्रों में जो ढलान वाले स्थान हैं, इन क्षेत्रों में ही यहाँ पे अधिवास स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, और ये ढालों पर ही रहते हैं। घाटी वाले क्षेत्र में ये नहीं रह सकते। तो आप इन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ भी देखोगे पर्वत के ढाल वाले क्षेत्रों में आपको मानव अधिवास यहाँ पे स्थापित मिलेगा। तो रात्रि में ये बिल्कुल विपरीत दिशा है, यानी दिन में तो घाटी से पर्वत की ओर चलती है, और रात्रि में इनकी दिशा पर्वत से घाटी की ओर हो जाती है। ठीक है? तो इस कंडीशन में आप इसकी लैंग्वेज कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसकी यूँ कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र में जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो रात्रि और दिन के समय क्या हो जाती हैं? अपने दिशा जो है उनमें पूर्णतया परिवर्तन कर लेती हैं। इन हवाओं के कारण हम यूँ कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो अधिवास हैं, मानवीय अधिवास हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी होते हैं। उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका रहना सहना है, दिन में जो भी दैनिक कार्य करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होते हैं। दिन के समय घाटी समीर चलती हैं। दिन के समय कौन से चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर इन घाटी पवनी चलती हैं। और जो पर्वत चोटी से और घाटी की ओर चलती है वो पर्वत समीर होती है। ठीक है? तो इनकी दिशा में घाटी में जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, इसमें आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में चलने वाली जो पवन होती है उसको घाटी पवन या एनाबेटिक पवन भी बोलते हैं। इसको एनाबेटिक पवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबेटिक पवन।
समझ गए बात। यानी इस घाटी समीर को ही एनाबैटिक पवनें बोलते हैं। ये जो घाटी समीर है, ये घाटी समीर आरोही क्रम में चलती है। किस में चलती है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, समझ गए बात। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? छोटे से बड़े की ओर। आप यहाँ पे देखना, दोनों नाम देखना, एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अवरोही, ठीक है। एक तो बड़ा व्यक्ति है, समझ गए बात, और एक छोटा व्यक्ति है। यहाँ पे एक छोटा व्यक्ति है। तो बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति को देखो एक बार। छोटा नाम कौन सा है? आरोही। तो ये आरोही हो गया और ये क्या हो गया? अवरोही हो गया और ये आरोही हो गया। समझ गए बात। तो छोटे से बड़े की ओर अगर हम देखेंगे तो ये आरोही देख रहा है, ठीक है। बड़े से अगर छोटे की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब ये कौन देख रहा है? अवरोही देख रहा है। तो बड़ा कौन है यहाँ पे? पर्वत। छोटा कौन है यहाँ पे? घाटी। तो घाटी से पर्वत की ओर जाना यानी आरोही क्रम में, ये आरोही हो गया। देख कौन रहा है? घाटी देख रही है किसको? पर्वत को। और ये पर्वत से अगर इसको देखेंगे तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ध्यान रखना इसको। जो पर्वतीय समीर होगी यानी पर्वत चोटी से घाटी की ओर चलने वाली हवा पर्वत समीर कहलाती है। पर्वत समीर। और इस पर्वत समीर का नाम क्या है? केटाबेटिक। क्या बोलते हैं इसको? केटाबेटिक। और घाटी वाली पवन को क्या बोलते हैं? एनाबेटिक। यानी इसको बोलेंगे केटाबेटिक और इसको बोलेंगे एनाबेटिक पवनें, ठीक है। तो घाटी और पर्वत समीर की बात करें तो रात्रि में चलने वाली जो पवन होगी वो पर्वत समीर होगी, जो अवरोही क्रम में चलती है। यानी रात्रि में जो पर्वतीय भाग है वो तीव्र ताप ह्रास का कारण है, क्योंकि ऊपरी भाग है, जल्दी ताप यहाँ पे ताप ह्रास हो जाता है, ताप कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है ताप ह्रास के कारण। और घाटी में जो तापमान का प्रतिलोमन दिशा होगी वो निर्मित हो जाएगी। कारण क्या है कि यहाँ की जो ठंडी हवा है, उच्च वायुदाब है, रात्रि में पर्वतीय ये चोटी हैं, ये ठंडी हो जाती है। एक कारण तो ये वाला है। दूसरा, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है या नहीं होता? तो पर्वत की चोटी वाला क्षेत्र है वो वैसे ही ठंडा होता है धरातल वाले क्षेत्र से। तो यहाँ की जो ठंडी हवा होगी, हमेशा ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। तो भारी हवा होने के कारण, ये ठंडी होने के कारण ये इस ढलान के सहारे लुढ़कते हुए नीचे उतरती है। और नीचे उतरेगी तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस ऊपरी वायुमंडल की जो ये वायु है, ये वायु होगी, ये वायु तो गर्म होगी। समझ गए बात, ठीक है। और ये पवन जो इस ढाल के सहारे नीचे उतर रही है, ठंडी पवन है। तो ठंडी पवन हमेशा गर्म पवन को ऊपर धकेल देती है। यहाँ की पवन होगी उसको यहाँ इसके नीचे स्थान तो आप अपने आप ग्रहण कर लेगी ये ठंडी हवा, और इस गर्म हवा को अपने ऊपर स्थापित कर देगी। तो यहाँ पर ऊपर गर्म और नीचे ठंडी हवा होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तापमान का प्रतिलोमन हो जाता है। हमने तापमान प्रतिलोमन का चैप्टर पढ़ा, उसमें पढ़ा है कि नीचे ठंडी ऊपर गर्म हवा हो जाती है तो तापमान प्रतिलोमन हो जाता है। जो वायुमंडलीय क्षेत्र में पढ़ा था कि क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है और समताप मंडल के अंदर जो ओजोन गैस है वहाँ पे तापमान का प्रतिलोमन होता है, क्योंकि वहाँ तापमान का अवशोषण होकर वहाँ पे तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। वरना ऊपर जाते हैं तो सामान्य रूप से तापह्रास दर ही होती है, जो 6.5 डिग्री टेम्परेचर की दर से प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घटता है। तो यहाँ पर यूँ कहते हैं कि ऊपर गर्म और नीचे ठंडी हवा होगी तो वहाँ पे तापमान का प्रतिलोमन होगा। जहाँ तापमान प्रतिलोमन होता है वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कोहरे का, धुंध का निर्माण होगा। धुंध आएगी, कोहरा आएगा। तो इस कंडीशन में, इस क्षेत्र में, इस घाटी वाले क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिदिन रात्रि के अंदर कोहरे का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर मानव का अधिवास जो है, यानी मानव का जो बस्तियाँ हैं, मानव बस्तियाँ वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। बस्तियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसी कारण से इस घाटी वाले क्षेत्र में ना तो कोई मानव की एक्टिविटी होती है, ना कोई क्रियाकलाप होता है, ना मानव यहाँ पर कोई कृषि कार्य करता है, ना कोई पशुपालन करता है। वो कहाँ पर करता है? इन ढलान वाले क्षेत्रों में। ये ढाल वाले जो क्षेत्र हैं इसके अंदर, इस ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर ही वो क्या करते हैं? अपने मानव अधिवास स्थापित करते हैं और यहीं पर अपना कृषि कार्य, अपनी क्रियाविधि जो भी है, प्रत्येक दैनिक जो क्रियाविधि होती है वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ढाल
वाले क्षेत्रों में वो लोग रहते हैं। तो पर्वत समीर और घाटी समीर इन मानवीय अधिवासियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पवनें होती हैं। और ये कैसी पवनें होती हैं? ये सामयिक पवनें होती हैं। सामयिक यानी कि अस्थायी प्रकार की पवनें, जो दिन में यहाँ पे घाटी से पर्वत की ओर चलती हैं और रात्रि में पर्वत की चोटी से घाटी की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो आप इनको ध्यान में रखोगे। समझ गए बात? तो यहाँ पर बात हो गई अपनी घाटी और पर्वत समीर की। तो सामयिक में हमने दोनों पवनें पढ़ लिए, एक तो स्थल समीर जल समीर पढ़ लिया और एक घाटी और पर्वत समीर पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं असामयिक प्रकार की पवनें। इसके बाद कौन सी पवनें हैं? असामयिक प्रकार की पवनें। पर्वत समीर अवरोही क्रम की पवनें हैं। अब पढ़ रहे हैं हम असामयिक, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं होता। असामयिक पवनें, इन पवनों की चर्चा करें तो यूं कह सकते हैं कि जो असामयिक अस्थायी प्रकार की जो पवनें होती हैं, जब कोई स्थान विशेष की बात करें, किसी भी स्थानीय क्षेत्र की बात करें, वहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं, जो भी मौसमी दशाएं वहाँ पर निर्मित होती हैं, उनके परिणाम स्वरूप हम कहें तो कुछ अवधि के लिए, यानी अल्प अवधि के लिए, अर्थात कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, यानी कुछ घंटों से कुछ दिनों तक जो पवन चलती है, यानी स्थानीय रूप में, लोकल रूप में, स्थानीय रूप में मतलब किसी क्षेत्र विशेष में लोकल रूप में कोई पवन चलती है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक के लिए, उस प्रकार की पवनों को असामयिक अस्थायी प्रकार की पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? असामयिक अस्थानीय। ठीक है, अस्थायी प्रकार की असामयिक पवनें हैं जो स्थानीय रूप में है या लोकल रूप में होती हैं। तो इस प्रकार की जो पवनें होती हैं वो तापमान के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती हैं। इन पवनों का ऐसे तो पता चलता नहीं है, इनको तापमान के रूप में अंतर रखा जाता है। सापेक्षिक तापमान, यानी कि दो पवनों के बीच में अंतर करके देखा जाता है, तो इसको सापेक्षिक तापमान बोलते हैं। सापेक्षिक तापमान के आधार पर इन पवनों को दो प्रकार से बांटा गया है। इन पवनों को दो प्रकारों में देखा गया है। एक प्रकार तो है यहाँ पे गर्म पवनें। कौन सी है? गर्म असामयिक पवनें, असामयिक पवनें। ठीक है, और दूसरी जो है वो है ठंडी असामयिक पवनें, या यूं कह सकते हो शीत असामयिक पवनें, असामयिक। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी यहाँ पर गर्म की और ठंडी की। दो प्रकार की पवनें हैं, एक तो कौन सी हो गई? गर्म हो गई, और एक कौन सी हो गई? ठंडी होगी, जो हम विश्व के मानचित्र में इनको देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्म स्थानीय जो पवनें हैं, यानी असामयिक प्रकार की जो स्थानीय पवनें होती हैं, लोकल पवनें होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे गर्म के रूप में। तो सबसे पहले गर्म के रूप में पहली जो पवन है वो है खामसीन पवन। कौन सी पवन है? खामसीन। इसके अंदर कई पवनें पढ़ेंगे, 20 से 22 पवनें हम इनके अंदर देखेंगे, जिनके बारे में हम केवल ग्लोब के ऊपर या मानचित्र के अंदर हम देख लेंगे कि ये पवन कहाँ चलती है। बस इतना ही देखना है अपने को। गर्म पवन कौन कौन सी होती है, एक तो नाम अपने को ये पता होना चाहिए, और वो पवन है वो कहाँ पर चलती है और वो वहाँ पर क्या प्रभाव लाती है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो पवन है वो खामसीन है। कौन सी पवन है? खामसीन। ये जो पवन है ये उत्तरी सहारा, यानी उत्तरी अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर चलती है। कहाँ चलती है ये जो खामसीन पवन है? सहारा का जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, जैसे हम इसके मानचित्र में देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखें तो इस आधार पे जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ये जो क्षेत्र होगा ये सहारा का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। और ये खामसीन जो पवन है, ये खामसीन पवन उत्तर अफ्रीका वाला ये भाग है जो मिस्र देश है। यहाँ पर कौन सा देश है? मिस्र देश है। तो इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर चलने वाली हवा, यहाँ पर ये जो हवा चलती है, इस हवा को यहाँ पे क्या कहते हैं? खामसीन कहते हैं।
ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रखना। सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर या उत्तर अफ्रीका की ओर चलने वाली जो पवन होती है, लोकल पवन होती है, जो गर्म पवन है, उसको हम क्या कहते हैं? खामसिन कहते हैं। गर्म इसलिए कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र से चलने वाली उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, यहाँ से चलने वाली जो पवन है या उच्च अक्षांश से निम्न की ओर आएगी तो शीत पवन होगी, ठंडी पवन होगी, जबकि ये विषुवत रेखा से उच्च पवन की ओर चलती, उच्च अक्षांश की ओर चलती है, तो यहाँ पे गर्म पवन हम उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी पवन है यहाँ पर गिबली। दूसरी पवन है गिबली। कौन सी पवन है? गिबली पवन है। ये पवन जो है वो यहाँ पर लीबिया एक देश है। कौन सा देश है? लीबिया। अफ्रीका का यहाँ पर एक देश है लीबिया। उस लीबिया में चलने वाली जो हवा है उसको हम गिबली कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल से लीबिया की तरफ चलती है। तो आप गिबली का भी ध्यान में रखो कि गिबली कहाँ पर है? लीबिया मरुस्थल। यहाँ सहारा के मरुस्थल है, यहाँ पे लीबिया का मरुस्थल यानी लीबिया देश में। तो वहाँ पर इस लीबिया के मरुस्थल में चलने वाली जो पवन होगी वो गिबली प्रकार, गिबली गर्म पवन होगी। ठीक है, तीसरी जो पवन है वो चिली। तीसरी पवन कौन सी है? चिली। चिली जो पवन है, ये जो चिली वाली पवन है वो ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को तीनों देश है अफ्रीका के यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं तीनों देश? यहाँ पे ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, यानी कि सहारा मरुस्थल के उत्तर अफ्रीका में, यहाँ पर जो उत्तर अफ्रीका की ओर चलने वाली, सहारा के मरुस्थल से इस उत्तर अफ्रीका की ओर चलने वाली, कहाँ पे? 3 देशों में चलने वाली पवनें हैं, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तीनों देश यहाँ उत्तर अफ्रीका में है। इस क्षेत्र में चलने वाली जो पवन होगी उसको चिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिली पवन कहते हैं। इसके बाद में अगली जो पवन है वो है सिराको। कौन सी पवन है? सिराको। अगली पवन का नाम क्या है? सिराको पवन है। ये सिराको जो पवन है ये इटली में चलने वाली पवन होती है। इटली कहाँ पर है? इस क्षेत्र में। ये लटका हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये भूमध्य सागर है, ये लटका हुआ प्रायद्वीपीय भाग है, इसको कहते हैं इटली देश। ठीक है, इस इटली में चलने वाली जो पवन है इसको क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिराको कहते हैं। यहाँ सहारा के मरुस्थल से चलने वाली और ये भूमध्य सागर से होते हुए, यहाँ से चलने वाली भूमध्य सागर से होते हुए चलती है और इटली में ये वर्षा लेकर आके जाती है। कारण क्या है कि यहाँ पर इसको आर्द्रता मिल जाती है। भूमध्य सागर में इस सिराको पवन को यहाँ पर आर्द्रता मिल जाती है, जिसके कारण ये आर्द्रता लेकर के जाती है भूमध्य सागर से और इटली की मुख्य जो भूमि है उस भूमि पर जाकर के यहाँ पे वर्षा कर देती है। और वर्षा भी कैसे करेगी? ये खूनी वर्षा, ब्लड रेन। यहाँ पर जो वर्षा करेगी वो कैसी करेगी? खूनी वर्षा। यानी इस वर्षा का रंग कैसा होगा? इस पानी का लाल रंग की वर्षा होगी, जिसको ब्लड रेन बोलते हैं। ब्लड रेन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यानी जो हमने कभी सुना होगा ब्लड रेन यानी खूनी वर्षा करने वाली जो पवनें हैं वो कौन सी होगी? सिराको, जो कि सहारा के मरुस्थल से चल करके भूमध्य सागर से होते हुए ये इटली की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये खूनी वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सहारा का जो मरुस्थल है वहाँ की जो रेत और धूल है वो लाल रंग की होती है। यहाँ पर जो रेत और धूल के कण जो हैं वो लाल रंग के हैं सहारा के मरुस्थल में, इसलिए यहाँ इसके साथ में इस पवन में जो धूल और राख के जो कण हैं वो मिलने के बाद में वो कण यहाँ से आर्द्रता ले लेंगे और यहाँ पर उस वर्षा के साथ में वो कण क्या हो जाएंगे? इटली में यहाँ पर नीचे की ओर उतर जाएंगे वर्षा के साथ में। तो यहाँ पर वो ऐसे लगती है जैसे खून जैसी वर्षा होती हो, तो उसको खूनी वर्षा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सिराको जो पवन है गर्म पवन है, जो कि वर्षा लाती है कहाँ पर? इटली में। ठीक है, इसके बाद में एक पवन है लेवेस। कौन सी पवन है? लेवेस पवन। लेवेस पवन जो है वो भूमध्य सागर का जो स्पेन वाला तट है, यानी स्पेन का जो तट है वहाँ पर चलती है। यहाँ स्पेन वाला तट कौन सा है? ये वाला जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है, यहाँ पे ये लटका हुआ भाग है इटली के पास में ही। इसके अंदर 2 देश हैं, एक तो है यहाँ पे पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। और इसके पास में एक देश ये है स्पेन। कौन सा देश है यहाँ पे? स्पेन है। तो भूमध्य सागर है इसका उत्तरी भाग, भूमध्य सागर का उत्तरी भाग पर यानी स्पेन के तट पर चलने वाली जो गर्म पवन है उसको हम लेवेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेवेस बोलते हैं। इसके बाद में अगली जो पवन हम बात करेंगे, लेवेस पवन भूमध्य सागर के स्पेन तट पर चलती है जो उत्तरी भूमध्य सागर में। इसके बाद में लेस्ट पवन है। एक पवन कौन सी है? लेस्ट। ठीक है,
ये लेस्ट पवन है, ये कहाँ पर चलती है, तो हम कहते हैं कनारी द्वीप और जो मडेरिया द्वीप है उन तक पहुँचने वाली जो पवन होगी सहारा मरुस्थल की, वो पवन यहाँ पे लेस्ट कहलाती है। यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पे कनारी द्वीप है, यहाँ पे ये स्पेन वाला क्षेत्र तो ये था, यहाँ पर ये कनारी द्वीप है और इस कनारी द्वीप के आगे यहाँ पे मडेरिया द्वीप है। कौन सा द्वीप है, मडेरिया। तो ध्यान रखना कनारी द्वीप और ये है मडेरिया द्वीप, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल से और इस कनारी द्वीप और मडेरिया द्वीप तक पहुंचने वाली जो पवन है, इस पवन को क्या कहते हैं, यहाँ पे लेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लेस्ट कहते हैं। फिर हम अगले पवन की चर्चा करेंगे हरमटान की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आज हमने गर्म पवनों के रूप में कौन सी पढ़ी, खामसीन सहारा से मिस्र की ओर चलती है, गिबली पवन लीबिया के मरुस्थल में चलती है, और चिली पवन, चिली कहाँ तक चलती है, ट्यूनिस या अल्जीरिया मोरक्को तक चलती है। सिराको जो पवन है इटली की मुख्य भूमि पर वर्षा लाने वाली पवन गर्म पवन है। इसके बाद में हमने यहाँ पे लेवेस पवन की बात की, जो लेवेस पवन इस स्पेन के तट तक चलने वाली जो पवन होती है उसको कहते हैं। और लेस्ट पवन है वो सहारा मरुस्थल से कनारी द्वीप और मडेरिया द्वीपों तक चलती है। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी लेस्ट पवन, ठीक है। इसके बाद में पवन है हरमटान, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।